लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे कि एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का अब हम पढ़ेंगे डिजीज पोर्शन। क्या पढ़ेंगे बताओ, डिजीज पोर्शन। और डिजीज पोर्शन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है बताइए मुझे। आपको देखो असेसमेंट पढ़ना पड़ता है, आपको डायग्नोसिस पढ़ना पड़ता है, आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना पड़ता है, आपको बीमारी के नाम पढ़ने पड़ते हैं, आपको उनका इलाज, आपको उनका मेडिकल मैनेजमेंट, आपको उनका डाइटरी मैनेजमेंट, आपको उनका नर्सिंग मैनेजमेंट, सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आई बात समझ में। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज पोर्शन की, डिसऑर्डर की बात करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलेंगे। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारा सेकंड पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का। क्या होता है पहले पार्ट में हमको क्या पढ़ते हैं बताओ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं बताओ, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, डिजीज पोर्शन। और डिजीज पोर्शन को आप लोग पढ़ने से पहले, आप जिस भी बीमारी का डिजीज पोर्शन पढ़ते हो तो आप शुरुआत में क्या पढ़ लेते हो, पहले उससे इंपोर्टेंट डायग्नोसिस जो उस बीमारी के अंदर या उस सिस्टम की बीमारी के अंदर यूज होंगे, उन डायग्नोसिस को आप पहले से ही पढ़ लेते हो। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट की। आई बात समझ में। देखिए आप लोग असेसमेंट में सबसे पहले क्या असेसमेंट करेंगे आप लोग, आपको पता है असेसमेंट में देखो कितनी स्टेप होती है। नॉर्मल असेसमेंट में आप लोग क्या क्या करते हो, एक तो इंस्पेक्शन करते हो, उसके बाद बताओ बोलो, पाल्पेशन, परकशन एंड क्या करते हो बताओ, ऑस्कल्टेशन। 4 स्टेप आप यूज करते हो। सबसे पहले बात करता हूं मैं असेसमेंट के अंदर इंस्पेक्शन की। किसकी बात करता हूं बताओ, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब आंखों से देखकर, मरीज को छुए बिना आंखों से देखकर। आई बात समझ में। इंस्पेक्शन का मतलब आंखों से देखकर। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को आंखों से क्या देख सकते हो बताओ, क्या देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की आंखों से, रेट देख सकते हो। और बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंस्पेक्शन। आप देखो मेरी बात सुनिए, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर कलम्बिंग देखते हो, आप लोग यहाँ पे स्किन कलर देखते हो। 2 चीजों का असेसमेंट करते हो, क्लम्बिंग और स्किन कलर। क्या होता है देखिए, सबसे पहली चीज आप क्लम्बिंग एक इंस्पेक्शन में क्या करोगे, पहले क्लम्बिंग करोगे और दूसरी चीज क्या देखोगे बताओ, स्किन कलर। क्लम्बिंग क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि नेल्स का ऊपर उठ जाना, नेल्स का ऊपर उठ जाना। नेल्स ऊपर उठ जाने से मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर किसकी कमी आ रही है बताओ, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। नेल्स ऊपर उठ जाते हैं तो ये किसको शो करते हैं बताओ, हाइपोक्सिया को। किसको बताओ, हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी किसके अंदर बताओ, टिश्यू में। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है तो क्या कहलाएगा बताओ, हाइपोक्सिया। क्या कहलाएगा बताओ, समझ गए बात। क्लम्बिंग का मतलब क्या है बताओ, नेल का ऊपर उठ जाना। अगर किसी मरीज के क्लम्बिंग हो रहा है, नेल ऊपर उठे हुए, नेल कैसे हो गए बताओ, कॉन्वेक्स हो गए। कैसे हो गए बताओ, जानते हो ना, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह, जो आपके नेल से वो ऊपर उड़ गए। कैसे उड़ गए ऊपर, इस तरीके से जैसे उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह, तो आप क्या कहेंगे उस चीज को कि इस मरीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। किसकी कमी है बताओ, वो नेल्स जो ऊपर उठे हैं किसकी कमी की वजह से उठे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं बताओ, हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं। दूसरा स्किन कलर। स्किन कलर अगर ब्लू कलर हो रहा है स्किन का, कैसा कलर हो रहा है बताओ, ब्लू कलर है स्किन का, कैसा कलर है बताओ बच्चों, तो ये किसको शो करेगा, साइनोसिस को। किसको बताओ, अरे किसको शो करेगा बताओ, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द
स्किन। और ये साइनोसिस भी किसका इंडिकेटर है? हाइपोक्सिया का। किसका इंडिकेटर है बच्चों बताओ? अरे किसका इंडिकेटर है बताओ? हाइपोक्सिया का और हाइपोक्सीमिया का। ये दोनों वर्ड में अंतर बताइए मुझे। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है बताओ? हाँ, ऑक्सीजन की कमी किसमें बताओ? टिश्यू के अंदर। तो हाइपोक्सिया। और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे? डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन। तो क्या कहलाएगा? हाइपोक्सीमिया। तो आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी है और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, तो आपकी स्किन का कलर क्या हो जाएगा? वहां पे नीला पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? नीली पड़ जाएगी। उसे क्या बोलेंगे आप लोग? साइनोसिस। क्या कहेंगे बताओ? साइनोसिस। समझ गए? अरे समझे नहीं समझे बताओ? चलिए इधर देखिए बच्चों, सामने देखिए। आपके पास साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, साइनोसिस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक तो पेरीफेरल साइनोसिस, पहले लिखो सेंट्रल साइनोसिस। एक तो होता है सेंट्रल साइनोसिस, एक होता है पेरीफेरल साइनोसिस। पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। दो प्रकार के साइनोसिस आपको देखने को मिल सकते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। साथ के साथ लिखते रहिए, टाइम नहीं दिया जाएगा लिखने का। सेंट्रल साइनोसिस एंड पेरिफेरल साइनोसिस, दो प्रकार के साइनोसिस आपके पास में दिखने को मिलेंगे। सेंट्रल साइनोसिस का मतलब यह है बच्चों, आपके जो लिप्स है या फिर टंग, लिप्स या टंग का ब्लू कलर हो जाना। क्या हो जाना बताओ? ब्लू कलर हो जाना। किसकी कमी की वजह से हो रहा है ब्लू कलर बताओ? किसकी कमी की वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। पेरिफेरल साइनोसिस का मतलब यह है कि आपके फिंगर, आपकी जो उंगलियां हैं, आपकी जो पैर की उंगलियां हैं, तो इनका ब्लू डिस्कलरेशन हो जाना क्या कहलाता है बताओ? पेरिफेरल साइनोसिस। इनका कलर अगर ब्लू हो गया तो क्या कहलाएगा बताओ बच्चों? पेरिफेरल साइनोसिस। कितने प्रकार के साइनोसिस है बताओ? कौन कौन से बताओ? सेंट्रल साइनोसिस एंड सेंट्रल साइनोसिस किसे कहेंगे बताओ? किसकी कमी की वजह से? और पेरिफेरल साइनोसिस किसे कहेंगे? हाँ, ये जो पेरिफेरल साइनोसिस है अगर किसी के हो रहा है तो ये डेंजर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बताओ? ये घातक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा बात को। तो पहला इंस्पेक्शन आप लोगों ने क्या करा बताओ बच्चों? बताओ, पहला इंस्पेक्शन आप लोगों ने क्या करा बताओ? क्लम्बिंग एंड स्किन कलर। अगला इंस्पेक्शन आप लोग क्या करेंगे देखिए। अगली चीज में आप लोग क्या देखेंगे देखो बच्चों, चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इधर देखिए, दूसरी बात इंस्पेक्शन में दूसरी चीज क्या देखेंगे आप लोग बताओ? दूसरे नंबर का इंस्पेक्शन क्या है? चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। पहले नंबर के में क्या क्या चेक करा आपने? क्लम्बिंग एंड स्किन कलर। दूसरे में चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इधर देखो, आप उस व्यक्ति के चेस्ट को चेक करेंगे कि व्यक्ति का चेस्ट सांस लेने के दौरान एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पैटर्न में ऊपर नीचे होता है या नहीं होता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा कि नॉर्मल पैटर्न में ऊपर नीचे अलग ही प्रकार का दिखेगा, और अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो अलग सा ही दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा ना। तो यहां पर हम लोग क्या चेक करते हैं कि रेस्पायरेशन के दौरान या ब्रीदिंग के दौरान चेस्ट मूवमेंट का पैटर्न नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल है या नहीं है? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल है या, हाँ, पैटर्न को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे बताओ? जो आपकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है सांस लेते वक्त, होता है ना, उसको चेक करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी हो सकती है? देखो, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती है आपके? एबनॉर्मलिटी इन चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। एबनॉर्मलिटी इन चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती है? देखिए सामने आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एबनॉर्मलिटी, बैरल चेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बैरल चेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरल चेस्ट का मतलब होता है आपका जो चेस्ट है वो ज्यादा फूल रहा है, आपकी जो छाती है ऐसी लग रही है कि ज्यादा आगे और पीछे की तरफ ज्यादा फूल रही है, उसे क्या बोलते हैं? बैरल चेस्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की छाती यहाँ आ जाती आगे और पीछे से भी बहुत पीछे निकल जाती है बीमारी की वजह से, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी बीमारी में आप देखेंगे इसको। बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट का मतलब है लंग्स का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाना। साथ के साथ लिखे मेरे। बैरल चेस्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? बताओ बताओ, बैरल चेस्ट का मतलब बताओ। पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाना। आई बात समझ में? जिसकी वजह से थोड़े से कैविटी का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो बैरल चेस्ट किसे कहेंगे बताओ आप लोग? जिसकी वजह से जो आपकी थोरेसिस कैविटी वो आगे और पीछे से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये ऐसे ना आगे पीछे से बहुत बड़ा हुआ, अभी तो नॉर्मल है लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि बैरल की तरह है। किसकी तरह है? बैरल किसे कहते हैं बताओ? जैसे वो गुफा टाइप में हो गया। कैसे हो गया? कोई सुरंग हो जाती है ना, सुरंग, सुरंग की तरह। किसकी तरह दिखेगा? सुरंग की तरह। जानते हो ना सुरंग? और ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? ध्यान से सुनना। बैरल चेस्ट कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनएम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैरल चेस्ट कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट सीन इन कौन सी बीमारी में? एम्फाइसीमा में। किसमें बताओ? एक बीमारी है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसमें ये बैरल चेस्ट देखने को मिलता है, एम्फाइसीमा के अंदर। क्लियर है? सेकंड चीज, दूसरा जो है डिफॉर्मिटी क्या हो सकती है चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? आपका जो चेस्ट है बच्चों फनल शेप्ड हो सकता है। कैसा हो सकता है बताओ? कीप की तरह। कैसा बताओ? कीप की तरह। इस तरीके का। इधर देखो आगे से चेस्ट कैसा दिखाई देगा? कीप की तरह। जो नीचे का जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ चला जाता है। कहां चला जाता है? जिसकी वजह से आपकी जो थोरेसिस कैविटी है, आपका जो चेस्ट है वो कीप की तरह देखने को मिलता है। किसकी तरह बताओ? इन दिस कंडीशन लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम। जानते हो ना स्टर्नम किसे कहते हैं? स्टर्नम डिप्रेस्ड का मतलब दब जाता है। क्या हो जाता है? अंदर की तरफ दब जाता है। डिप्रेस्ड इनसाइड, अंदर की तरफ दब जाता है, जिसकी वजह से जो आपका चेस्ट है किसकी तरह देखने को मिलता है बताओ? चेस्ट कैसा हो जाता है? कीप की तरह। कैसा हो जाता है बताओ? कीप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? फनल। आगे बात समझ में? और ये जो फनल चेस्ट है कौन सी बीमारी में होता है? देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सीन इन कौन कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है फनल चेस्ट? एक तो रिकेट्स के अंदर। कौन सी बीमारी में बताओ? नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिकेट्स के अंदर।
और एक बीमारी का नाम याद रखिएगा बच्चों, मारफान सिंड्रोम। इसके अंदर ये मारफान, रिकेट्स का नाम आपने सुना है ना। मारफान सिंड्रोम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं बताओ ये? हाँ, और इसके अंदर आपका जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ धंस जाएगा और व्यक्ति का जो चेस्ट है कैसा देखने को मिलेगा बताओ? कीप की तरह। किसकी तरह? हाँ, अगला देखिए बच्चों, क्लियर है बच्चों यहां तक? अगली डिफॉर्मिटी, असेसमेंट कर रहे हो। असेसमेंट में सबसे पहले क्या कर रहे हो? इंस्पेक्शन, क्लम्बिंग कर ली, स्किन कलर कर लिया, चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो। नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एब्नॉर्मलिटी किस किस प्रकार की हो सकती है? बैरल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, पिजन शेप्ड। पिजन तो जानते हो किसे कहते हैं बताओ? हाँ हाँ, पिजन शेप चेस्ट। उसका जो छाती है, कबूतर की छाती होती है आगे आई हुई थी ना पूरी, देखा है तुमने? वैसे बहुत सारे लोगों की देखा होगा, छाती बिल्कुल आगे आई हुई थी। ऐसे दिखते हैं देखा है? नहीं देखा? देखा है ना? तो हाँ, पिजन शेप चेस्ट। पिजन शेप चेस्ट, जो छाती है उसकी आगे आ जाती है। छाती कहां आ जाती है? आगे आ जाती है छाती उसकी, और कबूतर की छाती की तरह दिखाई देती है। किसकी तरह बताओ? हाँ, कबूतर बन जाता है वो। जादूगर बना देते हैं ना इंसान को कबूतर, है ना? स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाएगा। स्टर्नम बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट कबूतर के चेस्ट की तरह देखने को मिलेगा। और ये पिजन शेप चेस्ट, इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? पूछ सकते हैं आप लोगों से, एम्स वगैरह में पूछ सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, कि इसका दूसरा नाम भी बताइए। पेक्टस एस्केवेटम। आप लोगों को याद नहीं करना, पेक्टस कार्निवेटम, सॉरी। क्या? अरे तुम्हारे लिए नहीं है, जो चीज नहीं है उसको पहले बोल देता हूं मैं। पेक्टस कार्निवेटम मैंने लिखा तो है, देखो ना, मैं लिख देता हूं पहले जब चीज तुम्हारे लिए नहीं है। आई बात समझ में? तुम्हें लिखना नहीं है, क्यों पढ़ोगे फालतू में? कार्निवेटम भी कहते हैं इसको ना। अब ये देखो, कबूतर की तरह का जो चेस्ट है कौन सी बीमारी में देखने को मिलेगा? मेनली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चों, मेनली सीन इन रिकेट्स वाले में। दोनों की दोनों चीजें किस में देखने को मिल रही है? रिकेट्स में। जानते हो ना रिकेट्स बच्चों क्या होता है? बताओ। रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से, है ना? और क्या गड़बड़ी हो सकती है आपके चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में? देखते हैं। चौथी गड़बड़ी, काइफोस्कोलियोसिस। काइफोस्कोलियोसिस का मतलब है दो नामों से मिलके बना है, काइफोसिस प्लस स्कोलियोसिस। बच्चों इधर देखिए, मेरे साथ के साथ लिखिए और समझिए बात को। काइफोस्कोलियोसिस कितने नामों से बना हुआ है? कौन कौन से दो नाम? स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये कहां की प्रॉब्लम है? ये आपकी चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्टिब्रा की प्रॉब्लम है। कहां की बताओ? रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। कहां की बताओ?
अब आपको पता है जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो चेस्ट भी टेढ़े मेढ़े होंगे, सीधी सीधी बात है, होंगे नहीं होंगे? क्योंकि जो पसलियां है पीछे से किससे जुड़ी है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बचपन से टेढ़ी मेढ़ी है, कूब निकली हुई है, तो क्या बताओ उसके चेस्ट नॉर्मल होगा? नहीं होगा ना। उसके चेस्ट की जो पैटर्न है, जो बनावट है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो एक नाम आपके पास में काइपोस्कोलियोसिस, जो कि आपके चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। काइपोस्कोलियोसिस दो वर्ड से मिलकर बनाए, कौन कौन से दो वर्ड प्यारे बच्चों बताओ? हाँ, स्कोलियोसिस है ना। अभी काइपोसिस और स्कोलियोसिस क्या है आपको मैं बताता हूं बच्चों। देखो, आपकी वर्टिब्रा में तीन प्रकार की दिक्कत होती है। ये दो से बनी हुई है। किनसे बनी हुई है? दो दिक्कतों से। लेकिन होती कितनी है? तीन प्रकार की दिक्कत आपकी वर्टिब्रा में हो सकती है। वर्टिब्रा डिफॉर्मिटी आपके तीन प्रकार की हो सकती है। ये अलग से लिखेंगे साइड में। तीन प्रकार की डिफॉर्मिटी हो सकती है। कौन कौन सी तीन प्रकार के? देखो, एक का नाम है काइफोसिस, एक का नाम है आपके पास लोडोसिस, और एक का नाम है स्कोलियोसिस। काइफोसिस, लोडोसिस एंड स्कोलियोसिस। बात करें हम लोग काइफोसिस की, तो काइफोसिस में क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। जो थोरेसिस वर्टिब्रा होती है, इधर देखो, जो थोरेसिस वर्टिब्रा होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। कहां निकल जाती है? ज्यादा बाहर की तरफ निकल जाती है। एक्स्ट्रा कर्वेचर, ध्यान रखिएगा। काइफोसिस में क्या होगा बताओ? एक्स्ट्रा कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब कर्व हो जाना, एक्स्ट्रा कर्व बन जाना। किसका बताओ? कौन से वर्टिब्रा का? ऑफ थोरेसिस वर्टिब्रा। जानते हो थोरेसिस वर्टिब्रा अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है ना वर्टिब्रा को। हाँ, जो आपके कोब निकलती है वो यही है काइफोसिस। ये जो कोब निकलती है वो यही है। दूसरा है लोडोसिस। लोडोसिस के अंदर क्या है बताओ बच्चों? इधर देखो, इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए। आपकी जो लंबर वर्टिब्रा है वो किस साइड में चली जाएगी? अंदर की तरफ। किधर चली जाती है? अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ जाती है। आई बात समझ में? कहां चली जाती है? अंदर की तरफ ज्यादा मुड़ जाती है, जिसे क्या बोलेंगे? लोडोसिस। देखो, इनर कर्वेचर, अंदर की तरफ कर्व बना लेगी। कौन बना लेगी अंदर की तरफ कर्व बताओ? लंबर वर्टिब्रा। कौन बताओ? तो आप इस डिफॉर्मिटी को क्या कहेंगे? लोडोसिस। क्या कहेंगे बताओ? स्कोलियोसिस में क्या होगा? पूरी रीढ़ की हड्डी सही है, लेकिन जो सेक्रल वर्टिब्रा है बच्चों, वो लेटरल साइड में घूम गई। किधर घूम गई? लेटरल तो जानते हो आप लोग, लेटरल तो साइड में घूम गई, ऐसे घूम गई। देखो, पहले वाले में तो कहां घूमती है रीढ़ की हड्डी? बाहर की तरफ, दूसरे वाले में अंदर की तरफ, और तीसरे वाले में साइड, लेटरल। कौन सी वाली? स्कोलियोसिस में क्या होगा? लेटरल कर्व बन जाएगा, लेटरल कर्व बन जाएगा। किसमें बताओ? किसमें बताओ? सेक्रल वर्टिब्रा में। किसमें बताओ? आप याद कर सकते हैं। देखो, इसका संबंध सेक्रल से, इसका संबंध लंबर से, लोडोसिस का। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है बताओ? काइपोस्कोलियोसिस में ये दोनों चीजें होती है। ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो गई किसी व्यक्ति को, ये दोनों चीजें एक साथ हो गई किसी व्यक्ति को, तो क्या देखने को मिलेगा बताओ? रेस्पिरेटरी जो कॉन्फ़िगरेशन है, चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? उसका बिगड़ जाएगा। अरे क्लम्बिंग करेंगे, स्किन कलर करेंगे, और चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, है ना। एबनॉर्मल चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? बैरल चेस्ट हो सकता है, फनल चेस्ट हो सकता है, पिजन चेस्ट हो सकता है, काइपोस्कोलियोसिस हो सकता है। और क्या इंस्पेक्शन करेंगे? देखो, रेट देखेंगे। क्या देखेंगे? रेट एंड डेप्थ। चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद तीसरा पॉइंट, रेट एंड डेप्थ। अब नॉर्मल रेट की बात करें तो एक एवरेज रेट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, नॉर्मल रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है नॉर्मल 16 से 20 पर मिनट, नॉर्मल ये रेंज रखी गई है। अगर नॉर्मल, इधर देखो, रेट नॉर्मल है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। इधर देखो, इधर देख लो, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो इसे बोलेंगे यूपनिया। क्या कहेंगे? यूपनिया। जब रेस्पिरेशन नॉर्मल है तो क्या कहा जाता है बताओ? यूपनिया। क्या कहते हैं?
ये जो वर्ड है यू, इसका मतलब होता है नॉर्मल। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल। अगर आपके पास में, इधर देखिए बच्चों, सामने देखिए, अगर रेस्पिरेटरी रेट, सामने देख लो और समझ लो, अगर रेस्पिरेटरी रेट बच्चों 10 से कम हो जाए, किससे कम हो जाए बताओ? अरे किससे कम हो जाए बताओ? तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? कुछ भी नहीं आता, ब्रेडिपीनिया, कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को, कुछ भी नहीं आता, हो गया तुम्हारा काम। ब्रेडिपीनिया कहेंगे। अगर रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा आ जाए तो क्या कहेंगे बताओ? टेकीपीनिया। 24 से ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे बताओ? टेकीपीनिया। आई बात समझ में? अगर रेस्पिरेटरी, इधर देखो बच्चों, सांस की अगर गहराई बढ़ जाए, रेस्पिरेटरी डेप्थ अगर बढ़ जाती है तो क्या कहेंगे? गहरी सांस। क्या कहेंगे बताओ? और गहरी सांस को क्या कहेंगे? हाइपरपीनिया। क्या कहेंगे बताओ? हिंदी में भी लिख लेना आप लोग, हाइपरपीनिया मतलब गहरी सांस। और अगर रेस्पिरेटरी या सांस की गहराई कम हो जाए, अगर सांस की गहराई कम हो जाए तो उसे बोलते हैं डेप्थ कम हो जाना। डेप्थ कम होने को बोलते हैं हम लोग हाइपोपीनिया। क्या बोलेंगे बताओ? हाइपोपीनिया। या इसको बोलते हैं सेलो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ बच्चों? ऊपर ही ऊपर, जैसे ऊपर ही ऊपर सांस ले रहा है, ऊपर ही ऊपर सांस है, उसे बोलते हैं सेलो रेस्पिरेशन भी। आगे बात समझ में? अरे बोलो हाँ। तो ब्रेडिपीनिया, टेकीपीनिया, हाइपोपीनिया, हाइपरपीनिया। बात समझे? और अगर रेट और डेप्थ दोनों कम हो जाए, रेट भी कम हो जाए और डेप्थ भी कम हो जाए, किसकी बताओ? सांस की। किसकी रेट और डेप्थ कम हो जाए? रेस्पिरेशन की। किसकी बताओ? रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ दोनों कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोवेंटिलेशन। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं बताओ? हाइपोवेंटिलेशन। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्लियर है? ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि हाइपोपीनिया, हाइपरपीनिया, हाइपोवेंटिलेशन। एक नाम आता है बच्चों एपनिया। अभी तो क्या फर्क है? एक यूपनिया और एक एपनिया। क्या फर्क है? यूपनिया का मतलब तो, अब एपनिया का मतलब क्या है? देखो, एपनिया का मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन चलने के बीच में कभी कभी सांस रुक जाना, कभी कभी सांस फिर वापस स्टार्ट हो जाना। कम से कम कितनी देर के लिए रुकना? 10 सेकंड के लिए। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है और बीच में 10 सेकंड के लिए आपको सांस नहीं आती है, रेस्पिरेशन नहीं होता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, तो क्या कहलाता है? एपनिया कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? हाँ, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बीच में 10 सेकंड के लिए, ऐसा नहीं 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा तब भी एपनिया कह देंगे, नहीं, कम से कम कितनी देर के लिए? 10 सेकंड के लिए रेस्पिरेशन पॉज हो जाना। क्या हो जाना बताओ? हाँ, रेस्पिरेशन रुक जाना, फिर वापस नॉर्मल आ जाएगा। और सबसे ज्यादा एपनिया की कंडीशन कब देखने को मिली है? रात में सोते वक्त। तो सबसे कॉमन एपनिया, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो ये क्वेश्चन एएनएम वालों के लिए, कि सबसे ज्यादा एपनिया कब देखने को मिला? स्लीप एपनिया। कौन सा बताओ? हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा होगा तुमने, खड़ाटे लेते हैं एकदम से, बीच में रुक गया सांस, है ना? क्या हो जाता है? एपनिया हो जाता है ना। और इसका क्या हो गया? तुम सोचते हो, देखा तुमने खड़ाटे लेने वाले आदमी खड़खड़ बोल रहे थे, बीच में खड़ाटा रुक गया उसका। आगे बात समझे बच्चों? चेक कर रहे हो आप लोग? क्या देख रहे हो? आंखों से। ये सब चीजें आंखों से देख लोगे ना। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? इंस्पेक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओनली बताओ। हाँ, ओनली इंस्पेक्शन। इसके बाद क्या करोगे बताओ? पाल्पेशन। फिर क्या करोगे? परकशन। और फिर क्या करोगे? ऑस्कल्टेशन।
चलिए आगे। अगला देखो आपके पास में चाइनीज स्टॉक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ लेगा। रेट भी बढ़ जाए, ध्यान से सुनना, रेट बढ़ जाए और डेप्थ कम हो जाए और बीच बीच में एपनिया रहे, बीच बीच में क्या रहे, उसे क्या बोलते हैं, चाइनीज स्टॉक रेस्पायरेशन। चाइनीज स्टॉक रेस्पायरेशन, जैसे कि वो स्टॉक मार्केट चलता है ना, वैसा ग्राफ बनेगा उसका, स्टॉक मार्केट की चला। रेट बढ़ जाएगी, फिर डेप्थ कम हो जाएगी, फिर बीच में क्या आ जाएगा, एपनिया। एपनिया का मतलब रेस्पायरेशन रुक जाएगा। देखो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी अच्छे से, देखिए सामने चाइनीज स्टॉक ये आता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी के लिए। चाइनीज स्टॉक, हाँ अभी इसमें ये तो इंस्पेक्शन में आंखों से तो चेक कर लोगे सब चीजें। इंस्पेक्शन का मतलब आंखों से चेक करना। चाइनीज स्टॉक रेस्पायरेशन क्या होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो पहले बच्चों, पहले जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं तो पहले तो आपकी रेस्पायरेटरी रेट बढ़ेगी, आई बात समझे, रेट भी बढ़ेगी और डेप्थ भी क्या होती जाएगी बताओ, बढ़ती जाएगी। इधर देखो बढ़ती जाएगी, फिर आपकी रेट और डेप्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर कम होती जा रही है, 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 फिर एकदम से क्या हो जाएगा, रेस्पायरेशन रुक जाएगा, रेस्पायरेशन एकदम से रुक जाएगा, फिर रेस्पायरेटरी रेट और डेप्थ फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर रुक जाएगा, आई बात समझ में। तो यही चलता रहेगा, पहले रेट और डेप्थ दोनों क्या होती है, बढ़ती है, फिर रेट और डेप्थ दोनों क्या हो जाती है बताओ बच्चों, कम होती जाती है, फिर क्या हो जाता है बीच में, एपनिया क्या हो जाता है। लेकिन यहां पर जो एपनिया होगा कितनी देर के लिए होगा बताओ, 20 सेकंड का, क्या होगा बताओ, जैसे एपनिया हो जाएगा फिर रेट और डेप्थ वापस से क्या होगी बताओ बच्चों, बढ़ेगी, क्या होगी बताओ, फिर क्या होगी, रेट और डेप्थ बताओ कम होगी, और रेट और डेप्थ कम होने का फिर क्या हो जाएगा बताओ, एपनिया क्या हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है रेस्पायरेशन का क्या कहलाएगा बताओ आपके, चाइनीज स्टॉक। और ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, पूछा जाता है चाइनीज स्टॉक रेस्पायरेशन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, इट्स सीन इन, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, हार्ट फेलियर में, किसमें बताओ, अगर किसी की हार्ट फेलियर की बीमारी है उसमें देखने को मिलता है, या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर डैमेज हो गया किसी का, क्या डैमेज हो गया बताओ, तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्लियर है बच्चों, क्लियर, असेसमेंट कर रहे हो आप लोग। आगे देखिए अगला देखो एब्नॉर्मलिटी रेस्पायरेशन की, एक तो चाइनीज स्टॉक पढ़ लिया, एक होता है बायोड्स रेस्पायरेशन। इस बायोड्स रेस्पायरेशन को हम लोग क्लस्टर रेस्पायरेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बताओ, क्लस्टर रेस्पायरेशन भी हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, देखो पहले 3-4 रेस्पायरेशन नॉर्मल चलेंगे, इधर देखिए 3-4 रेस्पायरेशन क्या होंगे, बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे, फिर एपनिया हो जाएगा 50 से 60 सेकंड का, फिर 3-4 रेस्पायरेशन नॉर्मल चलेंगे, फिर एपनिया हो जाएगा, फिर 3-4 रेस्पायरेशन नॉर्मल चलेंगे, फिर क्या हो जाएगा, एपनिया। 3 to 4 रेस्पायरेशन क्या चलेंगे पहले बताओ, नॉर्मल, फिर क्या हो जाएगा बताओ, एपनिया का मतलब सांस रुक जाना। यहां पर जो एपनिया होगा 50 से 60 सेकंड का होगा, कितना होगा बताओ, क्लिक क्यों नहीं रहे, तो ये क्या कहलाएगा बताओ बच्चों, बायोड्स रेस्पायरेशन क्या कहलाएगा बताओ बच्चों। और ये कौन सी बीमारी में दिखने को मिलता है, देखना बच्चों, इट्स सीन इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए, नर्व सिस्टम डिसऑर्डर, किसमें देखने को मिलता है बताओ,
जिनके नर्व सिस्टम की बीमारियां हो जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन से नर्व सिस्टम की बीमारी में, गुलेन बारे सिंड्रोम, नाम सुना है ना आप लोगों ने सभी ने, गुलेन बारे सिंड्रोम के अंदर। तो ये आपके पास में इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इंस्पेक्शन के बाद पाल्पेशन करेंगे। क्या करेंगे बताओ, पाल्पेशन। पाल्पेशन, पाल्पेशन का मतलब महसूस करना। आई बात समझ में? हाथों से महसूस करते हो, पाल्पेट करके देखते हो ना आप लोग। बताओ, पल्स को भी क्या करते हो आप लोग, पाल्पेट ही करते हो ना। तो कहां पे पाल्पेट करके देखोगे रेस्पिरेशन को, छाती पे हाथ रख के, कहां पर, कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं, कौन कौन से पाल्पेशन करते हो। यहाँ पे टच करके महसूस करेंगे। बताओ, इंस्पेक्शन में टच करते हो क्या? नहीं करते। इंस्पेक्शन में टच वहां पर क्या करते हो बताओ, केवल बस आंखों से देखकर, है ना। हाँ, टच करके महसूस करेंगे यहाँ पे। टच करके महसूस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं देखो हम लोग, जो यहाँ पर आप चेक करोगे, आप चेस्ट पे इधर देखो, आप छाती पे हाथ रख के, आगे कसम नहीं खानी, छाती पे हाथ रख के या पीछे हाथ रख के ये चेक करते हो कि उस व्यक्ति के अंदर हवा का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है या। कैसे चेक करते हो देखो, इसके लिए एक प्रोसीजर करते हो आप लोग, जिसको बोलते हैं टेक्टाइल फ्रेमिटस। क्या बोलते हैं बताओ? अरे पाल्पेशन में क्या करते हो बताओ? टेक्टाइल फ्रेमिटस चेक करते हो। ये क्या है टेक्टाइल फ्रेमिटस? इनको हम टाउ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? टाउ। सबके काम की चीज है ये। हाँ, इसमें क्या करेंगे बच्चों, कैसे चेक करते हैं टेक्टाइल फ्रेमिटस को? देखो देखो, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप क्या करते हो देखो, इधर देखो, इसमें हम एयर मूवमेंट को चेक करते हैं कि आपकी एयर प्रॉपर आगे तक जा रही है या नहीं जा रही। ये भी पूछा जा सकता है। क्या चेक करते हैं बताओ? हाँ, एयर जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है या नहीं जा रही। इसके लिए क्या करते हो प्यारे बच्चों, आप लोग इधर देखिए, मरीज को बिठा देंगे और मरीज के पीछे आप खड़े हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मरीज को बिठा देंगे, मरीज के पीछे आप लोग खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को इसके पुला पे रखेंगे। कहां रखेंगे? इसके पुला। इसके पुला कहां है बताओ? इसके पुला कहां है? ये रही, ये नहीं, ये तो शोल्डर है, पीछे है ना। हाँ, इसके पुला पे रखेंगे। कहां रखेंगे बताओ? और उससे कहेंगे बताओ, बोलो 99। क्या बोलो? और जब 99 वो बोलेगा तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। क्या फील होगा? अगर आपको वाइब्रेशन फील होता है तो इसका मतलब उसमें एयर मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है, और अगर फील नहीं होता है तो इसका मतलब उसके एयर मूवमेंट में क्या है, ना कोई रुकावट है। करके देखे एक बार इसके पीछे, करो सावाज के पीछे, दोनों हाथों पर हो रहा है ना। तुम भी करके देखो, इसके सबको चेक करो, दोनों हाथों, दोनों इसको ऊपर बोलो 99। इनको आता नहीं है, ऐसा ही है, चल रहा है काम बस। 99 बोलेंगे तो पीछे क्या वाइब्रेशन फील होगा, कहने की बात ये। और जैसे क्या बोलेंगे आप लोग, टेक्टाइल फ्रेमिटस। क्या बोलेंगे बताओ? तो टेक्टाइल फ्रेमिटस को इस तरीके से किया जाता है। प्रोसीजर आपके एग्जाम में नहीं आता, केवल नाम आता है आपके एग्जाम के अंदर, इसलिए केवल मैं नाम से काम चला रहा हूं ना। टाउ, टाउ जी, टाउ हट जा। अब क्या करेंगे? परकशन। अगला क्या करेंगे बच्चों बताओ? परकशन में क्या करते हो बताओ? साउंड प्रोड्यूस करके सुनते हो। कहां करेंगे साउंड प्रोड्यूस? यहीं पे टेपिंग करके। क्या करके सुनते हो? किससे सुनते हो बताओ? नहीं, कानों से। अगर स्टेथोस्कोप से सुन रहे हो तो ऑस्कल्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानों से सुनते हो। हाँ, टेपिंग कर करके किससे सुनते हो? कानों से। तो हम क्या करेंगे परकशन में? थोरेसिस परकशन। क्या करेंगे बताओ? थोरेसिस कैविटी पे टेपिंग करेंगे और सुनेंगे।
क्या सुनेंगे आप लोग? क्या सुनेंगे बच्चों? क्या सुनेंगे आप लोग? साउंड सुनेंगे। क्या सुनेंगे बताओ? टेपिंग। इधर देखो, इधर देखो, यहां पे भी टेपिंग करूंगा। हर चीज का अलग प्रकार का साउंड। देखो, इसका मतलब थोड़ी मजबूत लकड़ी से बना है ना? देखो, है नहीं है? और अगर मजबूत लकड़ी का नहीं होता तो हाँ, इस पे टेपिंग करके देखता हूं, अलग अलग प्रकार का साउंड आता है। ये देखो, मुझे आप पता कर सकते हो बोतल कहां तक भरी है? अलग अलग प्रकार के साउंड है ना हर जगह पे। तो यहां पर भी देखोगे, जब यहां पर आप देखेंगे तो नॉर्मल साउंड कैसे, ये पूछा जाएगा प्रोग्रेशन करने पे कैसे साउंड सुनाई देंगे आपको? नॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड, चेस्ट में नॉर्मल साउंड कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस। कौन से साउंड सुनाई देंगे? ऐसे साउंड, ऐसा पता लगेगा। देखो, जैसे किसी चीज में हवा भरी रहती है ना, तो जो आवाज आती है वैसे आवाज आएगी, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बताओ? ये आपको याद रखना है नाम, रेजोनेंस साउंड। चलिए बच्चों, और अगर इसके अलावा कोई भी सुनाई दे रेजोनेंस के अलावा, तो सब क्या है? एबनॉर्मल है। क्या है बताओ? अब कौन कौन से एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे सकते हैं आपको? देखो, थोरेसिस कैविटी में एबनॉर्मल साउंड ऑफ थोरेसिस कैविटी। अगर इसके अलावा कोई दूसरा साउंड सुनाई दे तो मामला क्या है बच्चों? मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। देखिए कौन कौन से साउंडों में मामला गड़बड़ है। देखो, अगर फ्लैट साउंड आ रहे हैं, फ्लैट मतलब कठोर चीज पे आप मारते हो ना, तो वैसे साउंड आ रहे हैं कठोर चीज पे, तो इसका मतलब लंग्स में कोई ना कोई चीज जमी हुई है। लंग्स में कोई ना कोई चीज, लंग्स में पानी भरा है। क्या भरा है बताओ? अगर फ्लैट साउंड आते हैं तो मतलब प्लूरल इफ्यूजन है। क्या है बताओ? ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा प्लूरल इफ्यूजन में कौन से साउंड आते हैं? कौन से आते हैं बताओ? फ्लैट। आगे बात समझ में? और ये फ्लैट साउंड कहां पर नॉर्मल है बताओ? पूछा जा सकता है एग्जाम में। हड्डियों पे नॉर्मल है। अगर हड्डियों में फ्लैट साउंड आते हैं ना, हड्डी पे करोगे आप, अगर फ्लैट साउंड आते हैं तो वहां नॉर्मल, क्योंकि हड्डियां तो क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए ना। अगर लंग्स पे से फ्लैट साउंड आते हैं तो इसका मतलब कौन सी बीमारी? क्या है? प्लूरल इफ्यूजन। पसलियों में पानी भर गया, पसलियों में पानी। लेकिन आप तो मेडिकल वाले हो, आप तो सही ढंग से बताओ, प्लूरल स्पेस में पानी भर गया, पानी बढ़ गया, उसी को बोलते हैं। अगर डल साउंड आ रहे हैं बच्चों, कैसे बताओ? तो हाँ, डल साउंड जानते हो ना, कम साउंड, तो लंग्स में म्यूकस जमा है। क्या जमा है बताओ? हाँ, हाँ, लंग्स में म्यूकस जमा है। आपके लंग्स जो है जम चुके, कंसोलिडेट हो गए लंग्स। क्या हो गए बताओ? अरे क्या हो गए लंग्स बताओ? और ये डल साउंड कौन सी बीमारी में आता है? निमोनिया में। निमोनिया के मरीज में कैसे साउंड आएंगे बताओ? डल साउंड। आई बात समझ में? अगर हाइपर रेजोनेंस आए, रेजोनेंस तो नॉर्मल है, लेकिन हाइपर रेजोनेंस, जैसे कि बिल्कुल ही कोई चीज खाली होती है ना, अरे मटकी में जैसे आवाज आती है, मटकी में बजा के देखते हो ना, वैसी। अगर हाइपर रेजोनेंस आए बच्चों, तब भी दिक्कत। क्या दिक्कत है सर? उस व्यक्ति को न्यूमोथोरेक्स से, क्या है बताओ बच्चों? हाँ, न्यूमोथोरेक्स। उसकी जो है थोरेसिस कैविटी में हवा भर गई। क्या भर गई बताओ? हाँ, या फिर उसको एम्फाइसीमा है। क्या है बताओ बच्चों? एम्फाइसीमा। ये इंपोर्टेंट नाम है कि एम्फाइसीमा में कौन से साउंड आते हैं, न्यूमोथोरेक्स में कौन से साउंड आएंगे। याद रख लेना, घर पे चिपका लेंगे आज। चलिए बच्चों, ऑस्कल्टेशन करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं बताओ? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन किससे करते हो बताओ? स्टेथोस्कोप से। किससे? क्या देखते हैं क्या स्टेथोस्कोप से? क्या देखते हैं? देखते नहीं, सुनते हैं। आ गया, पकड़े।
चोर पकड़ा गया। तो आप लोग जब अस्कल्टेशन करोगे स्टेथोस्कोप से क्या सुनेंगे बताओ? गाने नहीं, साउंड, क्रेकली साउंड सुनते हैं और दूसरे नहीं सुनेंगे, साउंड सुनेंगे। तो आपको कौन से साउंड आने चाहिए बताओ लंग्स से? नॉर्मल साउंड कौन से होते हैं लंग्स में? रेजोनेंस। वहां पे कम सुनाई देंगे, यहाँ पे थोड़े ज्यादा सुन लेंगे आप लोग। कौन से आने चाहिए बताओ? रेजोनेंस। समझ गए? रेजोनेंस जैसे किसी चीज में क्या भरी हो, हवा भरी हो, वैसे आवाज आनी चाहिए। और अगर रेजोनेंस के अलावा आ रहा है तो बताओ क्या है? बताओ एबनॉर्मल है। अब आप देखेंगे बच्चों की रेजोनेंस साउंड कहां पर ज्यादा आते हैं लोकेशन के हिसाब से। कहीं पर ज्यादा आते हैं, कहीं पर क्या आते हैं बताओ? कम आते हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, केवल आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू लोकेशन लेंथ ऑफ रेजोनेंस साउंड, ये टॉपिक ओनली ये लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ये आपके एम्स वगैरह के लिए क्वेश्चन है, एएनएम वालों के क्वेश्चन नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन लेंथ ऑफ रेजोनेंस साउंड, कि कहां पर ज्यादा सुनाई देगा, कहां पे कम सुनाई देगा। देखो, और ये जितने भी सुनाई देंगे सब क्या रहेंगे? नॉर्मल है। क्या है बताओ बच्चों? नॉर्मल है ना। लोकेशन के अनुसार कम ज्यादा हो सकते हैं, लोकेशन के अनुसार क्या हो सकते हैं? कम ज्यादा। कहां पर कम, कहां पे ज्यादा सुनाई देंगे? देखो लोकेशन के अनुसार। किसके अनुसार बताओ? बोलो। लोकेशन के अनुसार रेजोनेंस साउंड को 3 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के होते हैं रेजोनेंस साउंड बताओ? 3 प्रकार के। अरे लोकेशन के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 3 प्रकार के। तीनों के तीनों क्या है? नॉर्मल है। तीनों के तीनों क्या है बताओ? कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो वेसिकुलर, पहला साउंड है वेसिकुलर साउंड। तुम्हारा पढ़ो ना, पढ़ो वेसिकुलर साउंड। अब वेसिकुलर साउंड सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है बच्चों? देखो, जो इंस्पायरेशन करेगा व्यक्ति तो साउंड बढ़ जाएगा। इधर देखो, इंस्पायरेशन में साउंड क्या हो जाएगा, जबकि एक्सपायरेशन में साउंड क्या रहेगा? कम रहेगा। बना लो ये वाला, इंस्पायरेशन में साउंड क्या रहेगा? ज्यादा, और एक्सपायरेशन में क्या रहेगा? कम। साउंड क्या, जब आदमी सांस अंदर लेगा तो साउंड क्या आएगा? ज्यादा आएगा, सांस बाहर छोड़ेगा कम आएगा। कौन सी जगह पे सुनाई देंगे वेसिकुलर साउंड? मैं बता दूं आप लोगों को, एक तो अपर स्टर्नम पर और एक बिटवीन स्केपुला। ये पूछा जाता है कि वेसिकुलर साउंड कहां सुनाई देंगे। दूसरा ब्रोंकोवेसिकुलर, ये कहां पर सुनाई देंगे और किस प्रकार के होंगे? ब्रोंकोवेसिकुलर में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों ही टाइम पर जो साउंड होंगे बराबर सुनाई देंगे। दोनों ही टाइम पे साउंड क्या सुनाई देंगे बताओ? इक्वल। और ये कहां पर सुनाई देते हैं ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड? फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहां बताओ? फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहां सुनाई देंगे बताओ? फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देंगे। ये नॉर्मल है, ये रेजोनेंस साउंड है। कौन से बताओ? लेकिन लोकेशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के और अलग अलग पैटर्न के हो सकते हैं। तीसरा प्रकार है ब्रोंकियल साउंड। आपसे पूछा जाएगा ब्रोंकियल साउंड नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। आपसे पूछा जाएगा ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। वेसिकुलर साउंड नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों कैसे बताओ? रेजोनेंस ही है। कौन से है? लेकिन लोकेशन के अनुसार ये कम ज्यादा हो सकते हैं, तो ये बताया है। तो अगर इंस्पायरेशन के टाइम ज्यादा, एक्सपायरेशन के टाइम कम है तो कौन से प्रकार का है? अगर इक्वल है तो कौन से प्रकार का है? ब्रोंकोवेसिकुलर। और अगर आपके इंस्पायरेशन के टाइम पे कम और एक्सपायरेशन के टाइम पे ज्यादा है साउंड तो कौन से प्रकार का है बताओ? ब्रोंकियल। कौन से प्रकार का है? ब्रोंकियल साउंड। और ये कहां पर सुनाई देगा ब्रोंकियल साउंड? ध्यान से सुनिएगा, जगह बताओ सर। मेनुब्रियम पर। मेनुब्रियम जानते हो ना? कहां होता है मेनुब्रियम? मेनुब्रियम क्या है बताओ? बताओ। स्टर्नम का जो लास्ट पार्ट है वो मेनुब्रियम ही है। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, गलत है। मेनुब्रियम स्टर्नम के अपर पार्ट को कहते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता।
तुम्हें कुछ भी बता दो बस। अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम इज नोन एज मेनोबेरियम। कहां लगाओगे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ब्रोंकियल साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप कहां लगाओगे? ब्रोंकियल साउंड सुनने के लिए स्टर्नम कहां लगाओगे? ब्रोंकियल साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप कहां लगाओगे? मेनोबेरियम पे लगाओगे। कहां लगाओगे? हाँ, तो ये सारे के सारे साउंड क्या है बताओ? नॉर्मल है। क्या है बताओ? ये सारे के सारे साउंड क्या है? नॉर्मल है। अब आप लोग भी लिखेंगे एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड। एबनॉर्मल साउंड कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड, सबसे पहला आपके पास में क्रेकल। क्रेकल साउंड कैसा सुनाई देगा बताओ? को टूटे हुए पोर्ट की तरह। कैसा बताओ? हाँ, खड़खड़ की आवाज आएगी अंदर। लो पिच साउंड, कैसा साउंड है बताओ? ये लो पिच। लो पिच का मतलब मोटी आवाज। लो पिच मतलब क्या होता है बताओ? मोटी आवाज। और हाई पिच का मतलब लड़कियों की हाई पिच होती है, लो पिच होती है, और लड़कों की। तो आपको यहां पर कौन सी आवाज आएगी? मोटे मोटे खड़खड़ की आवाज आएगी। तो क्या कहेंगे आप लोग बताओ? क्रेकल साउंड। और ये क्रेकल साउंड कौन सी बीमारी में आते हैं? पूछा जाएगा आप लोगों से बच्चों। कौन सी बीमारी में क्रेकल साउंड सुनाई देंगे? एक तो पल्मोनरी एडिमा में। किसमें बताओ? पल्मोनरी एडिमा में। और किसमें बताओ? हार्ट फेलियर के मरीज को। किसमें बताओ? इन दोनों को कौन से साउंड सुनाई देंगे? इन दोनों में क्रेकल। कौन से बताओ? क्रेकल नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? और वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और ब्रोंकियल नॉर्मल है। वो रेजोनेंसी है ना, उनका नाम क्यों चेंज कर दिया बताओ? लोकेशन के अनुसार। ये एबनॉर्मल है। क्रेकल साउंड। दूसरा एबनॉर्मल साउंड व्हीजिंग। व्हीजिंग का मतलब सीटी की तरह आवाज। आपके सांस में कैसे आवाज आ रही है बताओ? और ये सुनाई देता है अस्थमा में। किसमें आती है बताओ? ये अस्थमा के अंदर। आई बात समझ में? हाँ, कब आती है अस्थमा के अंदर? सांस को बाहर छोड़ते हैं तब। और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है बताओ? एक्सपायरेशन के टाइम पे। अगला आपके पास में, अगला एबनॉर्मल साउंड आपके पास रोंकाई। तीसरा रोंकाई साउंड। ये बहुत बार सुनोगे नाम ये, आप जब हॉस्पिटल में काम करोगे तो, कि रोंकाई आ रहे हैं। रोंकाई क्या है देखो आपके पास में बच्चों? रोंकाई साउंड भी अंदर जो है ऐसे आवाज है कौवे की तरह। कैसे बताओ? कौवा बोलता है ना, कौवे की तरह की आवाज आएगी अंदर जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे। जैसे कौवा बोल रहा है काऊ 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 काऊ, ऐसे आवाज आएगी आपको अंदर। और ये कौन सी बीमारी में देखने को सुनने को मिलेगी आपको? ऑब्स्ट्रक्ट निमोनिया में। किसमें बताओ? ऐसा निमोनिया जिसमें क्या आ गया बताओ? एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। क्या आ गया बताओ बच्चों? रुकावट आ गई, खड़खड़ की आवाज आ रही है। रोंकाई में कैसे आवाज आती है बताओ? खड़खड़ की आवाज आती है पसलियों से। बच्चों में सुनते हो ना आप कि पसली में खड़खड़ की आवाज आ रही है, इसको तो निमोनिया हो सकता है ना। ज्यादा निमोनिया होता तो बिना स्टेथोस्कोप के भी आने लगती है ना। चलिए बच्चों, ये आपके असेसमेंट कंप्लीट। क्या कितनी स्टेप फॉलो करते हो आप असेसमेंट में बताओ? 4 स्टेप। कौन कौन सी? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड। और जब एब्डोमिनल असेसमेंट करते हो तब एब्डोमिनल असेसमेंट में क्या होता है बताओ? एब्डोमिनल असेसमेंट में क्या होता है? अरे इंस्पेक्शन के जस्ट बाद पाल्पेशन किया जाता है, लिखाया हुआ है, कुछ भी नहीं करते। हो गया तुम्हारा काम। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। असेसमेंट पढ़ लिया, डायग्नोसिस। तो बताइए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे ज्यादा कौन सा डायग्नोसिस कराया गया है बताओ?
अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई बीमारी हुई है तो सबसे ज्यादा कौन सा डायग्नोसिस किया गया है बताओ आपके? एक्सरे कराया जाता है, क्या कराया जाता है? हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है बताओ? एक्सरे। आपको पता है एक्सरे कराने से पहले आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, पता है आप लोगों को? अरे क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहला सवाल, अगर किसी मरीज का आप एक्सरे कराए तो उससे पूछेंगे प्रेग्नेंट तो नहीं है। सबसे पहला सवाल है, प्रायोरिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है एएनएम वालों के कि कोई महिला एक्सरे कराने आई है तो आपका पहला सवाल क्या होगा? प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरा सवाल, दूसरी चीज क्या है बताओ? अरे कोई ताबीज गंडे, कोई हार, बुंदे, नेकलेस तो नहीं पहने हुए, ज्वेलरी अवॉइड करेंगे। आई बात समझ में? अरे बोलो, क्लियर है ना? दो सवाल याद रखना ये। तो पहला डायग्नोसिस आपके पास में क्या होगा? एक्सरे। दूसरा डायग्नोसिस, स्पुटम एग्जामिनेशन टीबी वगैरह में करते हैं ना? अरे टीबी वगैरह में करते हैं स्पुटम एग्जामिनेशन, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बात मैं बोल रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं, आप टीवी में भी आएगा, ये किस में आएगा? टीवी में। कौन? घर पे समाचार में कि टीवी में भी आएगा? टीवी में आने का मतलब टीवी की बीमारी में भी पढ़ेंगे हम इसको। हाँ यही तो है, टीवी में आएगा सर। शाम को कौन कितने बजे आएगा? हाँ तो याद कर सकते हो। देखो, स्पुटम एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग एक दिन पहले प्लान बनाते हैं और उस व्यक्ति को जो है रात में खूब पानी पीने के लिए बोलेंगे। रात में खूब पानी पीने के लिए बोलेंगे। रात में खूब पानी पिएगा तो खूब स्पुटम बनेगा सुबह, तो हमें जो सैंपल जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में हम सैंपल लेंगे। टाइमिंग कौन सा रहेगा? अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग में कौन सा? तुरंत वाला नहीं, पहले आप उसको जो है कुल्ला करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कुल्ला भी कौन सा? नॉर्मल पानी से। ऐसा नहीं है कोलगेट करने के बाद आप सैंपल लो, नहीं, न तो कोलगेट करने के बाद या बेटाडिन गार्गल, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल नॉर्मल पानी से आप कुल्ला करवाने के बाद उसका सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए आपके पास में स्पुटम कप होता है, बाकायदा देखा होगा आप लोगों ने। स्पुटम कप में आप सैंपल लेते हैं, 15 ml सैंपल लेते हैं। कितना लेते हो बताओ? मिनिमम 15 ml सैंपल लेते हो। आगे बात समझे? अगर टीबी का मरीज, अगर टीबी आ जाए उसके अंदर सैंपल के अंदर, वो दोबारा रिपीट करते हैं। टीबी के लिए हमेशा 2 बार कंफर्म करते हैं, पहले एक सैंपल ले लिया फिर दूसरा सैंपल। आप लोग आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे। और तो मैं बता दूं, जिस दिन स्पुटम एग्जामिनेशन होता है उसके मॉर्निंग में एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। अगर किसी व्यक्ति की एंटीबायोटिक चल रही है तो मॉर्निंग की एंटीबायोटिक डोज क्या कर देगा? वो बंद कर लेगा। ऐसा सुबह एंटीबायोटिक ले ले फिर मजा नहीं आएगा। तीसरा डायग्नोसिस, तो आपसे पूछा जाए स्पुटम का सैंपल आप कब लेंगे? रात को। कब लेंगे? सुबह में लेंगे। हाँ बोलते भी नहीं हो। रात को तो क्या करेंगे? हाँ। तीसरा ब्रोंकोस्कोपी, नाम तो सुना होगा प्यारे बच्चों, नाम तो सुना। 2 कारण इधर देखो, 2 यूज है ब्रोंकोस्कोपी के, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और ये तो याद भी हो जाता है। ब्रोंकोस्कोपी के कितने यूज है? एक यूज तो क्या है? थेरापेटिक पर्पज, एक जांच के लिए भी यूज करते हैं, एक इलाज के लिए भी यूज करते हैं। इधर देखो कि सर इलाज के लिए ब्रोंकोस्कोपी कैसे? और ये सिक्का युक्का फंस गया तो ब्रोंकोस्कोपी से तो निकालते हैं, सिक्के को देख लेते हैं और उसके ब्रोंकोस्कोपी के आगे चुंबक लगे होते हैं, सिक्के को चिपका लेती है, चिमटी लगी होती है, सिक्के को पकड़ लेते हैं और सिक्का निकाल लेते हैं। सिक्का निकालने के लिए भी कौन सा प्रोसीजर है? ब्रोंकोस्कोपी। निकाल लिया? तो पेट में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट का चला जाता है बच्चों में ना, और सबसे ज्यादा 5 का ही जाता है क्योंकि सबसे छोटा होता है वो। बाकी तो बड़े बड़े होते हैं ना, 2 के भी बड़े होते हैं, है नहीं है? तो 2 काम है ब्रोंकोस्कोपी के। एक तो बताओ फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? फॉरेन बॉडी का मतलब क्या होता है? हाँ, अंग्रेज की बॉडी नहीं है फॉरेन बॉडी का मतलब, फॉरेन आदमी की बॉडी निकालने के लिए। तुम्हारा कुछ भी कर सकते हो तुम्हें।
आगे फॉरेन आदमी को, फॉरेन में जो आदमी रहते हैं उनकी बॉडी निकालेंगे। फॉरेन बॉडी का मतलब कोई भी चीज चली गई आपके, है ना, उसको निकालने के लिए। दूसरा ब्रोंकोस्कोपी का मतलब क्या है, आप जो है ब्रोंकाई को अंदर से देखने के लिए कि कहीं पे ब्रोंकाई के अंदर ट्यूमर तो नहीं है, ब्रोंकाई के अंदर टिश्यू डैमेज तो नहीं है, ब्रोंकाई के अंदर कोई चीज अल्सर तो नहीं हो गया। ब्रोंकाई तो जानते हो ना किसे कहते हो, जानते हो ना ब्रोंकाई? हाँ, चलिए ब्रोंकाई के लिए हमेशा, ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए हमेशा एनपीओ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? नहीं तो उल्टी कर देगा ब्रोंकोस्कोपी के दौरान। अंदर पाइप डाला जाता है ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकाई में, यहां से पाइप डालेंगे ट्रेकिया के थ्रू। हाँ, ब्रोंकाई के अंदर पाइप डालते हैं। आगे क्या लगा होता है पाइप के, बताओ? कैमरा लगा होता है और आप देखते रहते हो ना। एनपीओ का मतलब क्या है बताओ? पानी पिला दूं? बताओ। एनपीओ का मतलब कुछ भी नहीं देना है ना, पानी भी नहीं देना है, बोतल चलेगी बस। क्या चलेगी बच्चों? हाँ, अगला आपके पास में अगली जांच, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगली जांच, अगली जांच बच्चों पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट। देखा, आरएफटी होती है, एलएफटी होती है, वैसे पीएफटी भी है, पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट। ये क्यों करते हैं बताओ? कि आपके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या? हाँ, कि ये क्यों करते हैं? कि लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। चलो साहब, और इसके लिए देखो, पीएफटी करने के लिए इधर देखो, पीएफटी करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बच्चों। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पायरोमीटर। क्या यूज करते हैं बताओ? इस स्पायरोमीटर को रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हाँ, स्पायरोमीटर भी कह सकते हैं, रेस्पायरोमीटर भी कह सकते हैं। अरे वो हवा डालने वाला, बोले डालने वाला। हाँ, पीएफटी में क्या चेक करते हो बच्चों आप लोग? कि लंग्स आपका प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। किसके द्वारा चेक करते हो बताओ? स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर से। क्या चेक करते हो? दो चीजें देखते हैं। क्या, कितनी चीजें बताओ? पीएफटी में दो चीजें की जांच की जाती है, दो चीजों की जांच की जाती है, दो डाटा लेते हैं, की जाती है, दो डाटा लेते हैं। कौन कौन से? इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए, यहां से अगर जिसको याद नहीं रहा ध्यान रख लियो। दो कौन कौन सी चीजें आपके पास में? एक तो लंग्स का वॉल्यूम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बताओ? और एक लंग्स का कैपेसिटी चेक करते हैं। लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार का वॉल्यूम आप यहाँ पे चेक करेंगे। तो पीएफटी करने से पहले क्या क्या तैयारी करेंगे आप लोग? पीएफटी पढ़ रहे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे साथ के साथ आ जाए एक बार। आ गए मेरे साथ के साथ? मैं बहुत धीरे लिखूंगा और बहुत समझ के लिखना। देखो, प्री इंटरवेंशन, प्री इंटरवेंशन मतलब क्या करने से पहले? पीएफटी के पहले क्या करते हो? तो पीएफटी के पहले आपको किसी मरीज की पीएफटी करनी है तो उससे पहले आप क्या करेंगे? अगर उसके कोई पेन किलर चल रही है, एनाल्जेसिक चल रही है, पेन किलर का मतलब, तो उस एनाल्जेसिक चल रही है तो उसको क्या कर देंगे बताओ? विदहोल्ड। क्या कर देंगे? विदहोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? हाँ, शाबाश। ब्रोंकोडायलेटर चल रहा है तो उसको भी क्या कर देंगे बताओ बच्चों? विदहोल्ड। ब्रोंकोडायलेटर दवाइयां आती है ना जो कि ब्रोंकोस को डायलेट कर देती है। और क्या कहेंगे बताओ? मरीज को यूरिन पास करने के लिए कहेंगे, मरीज को ब्लैडर खाली करने के लिए कहेंगे। ब्लैडर खाली करने के लिए, क्योंकि अगर ब्लैडर बड़ा होगा तो उससे जब हम करवाएंगे टेस्ट तो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ब्लैडर खाली करने के लिए कहेंगे। कितनी चीजें चेक करते हो बताओ पीएफटी में? अरे कितनी चीजें चेक करते हो पीएफटी में? दो। कौन कौन सी चीजें? अब बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे मत समझे कि हाँ सर बोल दिया लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी। अभी देखना तुम,
कई प्रकार का लंग्स वॉल्यूम होता है, कई प्रकार की लंग्स कैपेसिटी होती है, और सबके सब काम के हैं। तुम सोचोगे सर ये क्यों, ये तो हमारे आते नहीं है। अरे सब आते हैं, तभी तो पढ़ाए जाते हैं। मैं पागल थोड़ी है जो टाइम खराब करूंगा। लंग्स वॉल्यूम की बात करते हैं। सबसे पहला लंग्स वॉल्यूम के अंदर सबसे पहला नाम आपके पास बच्चों टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहला नाम क्या है बताओ बच्चों? और टाइडल वॉल्यूम किसे कहेंगे देखिएगा। अरे नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप जितनी सांस अंदर लेते हो, जितनी सांस बाहर निकालते हो, उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या होता है बताओ? नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी हवा अंदर और बाहर निकाली जाती है, जितनी हवा आप अंदर ले रहे हो, जितनी हवा आप बाहर निकाल रहे हो, वो क्या कहलाता है बताओ बच्चों? क्या कहलाता है बताओ? टाइडल वॉल्यूम। आप लोगों से पूछा जाएगा सर कितनी हवा निकालते हैं लेते हैं हम लोग, तो 500 ml। कितनी बताओ? ध्यान से समझ लिएगा बच्चों, नहीं तो तुम्हारी जो है दास्तानों में दास्तान नहीं रहेगी। तुम्हारे समझे, तुम्हारा कोई नाम निशान भी नहीं रहेगा आप जब रिजल्ट देखोगे तो। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। अरे नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप कितनी एयर अंदर लेते हो? 500। कितनी निकालते हो? 500। आई बात समझ में? उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। शॉर्ट में क्या लिख सकते हो बताओ इसको? टीवी लिख सकते हो ना, टीवी। चलिए बच्चों, टाइडल वॉल्यूम के बाद दूसरा नाम याद रखेगा, और रखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दे, नहीं तो जिंदगी भर याद नहीं हो पाएगा। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, याद नहीं कर पाएंगे। अगला नाम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखना ये क्या है बच्चों, जो समझ लेगा वो जीत जाएगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। जो समझेगा वो जीत जाएगा, जो नहीं समझेगा वो हार जाएगा। इंस्पायरेटरी जैसा कि नाम से है कि हवा अंदर लेनी है। कहाँ लेनी है? रिजर्व। अब ये समझना है तो देखो बच्चों, इसमें ये है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपने 500 ml अंदर ले ली। कितनी ले ली? नॉर्मल रेस्पिरेशन में आपने 500 ml अंदर ले ली। 500 ml अंदर लेने के बाद आप जबरदस्ती और कितनी अंदर ले सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व। हाँ लो, 5 नॉर्मल ले लिया आपने 500 ml, पता ही नहीं चला, ले ली। अब जबरदस्ती लो, खींचो सांस को, तो आप जबरदस्ती जितनी ले सकते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बताओ? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप जबरदस्ती 500 ml लेने के बाद, कितनी लेने के बाद? हाँ, अरे तुम उसको छोड़ो, इसको पकड़ो। सबसे पहली चीज, 500 ml अंदर भी लेते हो बाहर भी लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बताओ? उसको छोड़ दो एक तरफ, बात किसकी चल रही है? तो ये किसे कहेंगे? 500 ml आपने अंदर ले ली, अभी बाहर नहीं छोड़ी है, अंदर लेने, सांस अंदर लेने के बाद, नॉर्मल सांस अंदर लिया आपने, अंदर सांस चली गई आपकी नॉर्मल, उसके बाद जबरदस्ती कितनी ले सकते हो आप, वो क्या कहलाएगा? आगे बात समझ में? हाँ, फोर्सफुली ए वॉल्यूम ऑफ एयर, आप हिंदी में लिख लेना अगर समझ। ए वॉल्यूम ऑफ एयर inhaled forcefully जबरदस्ती में अंदर ली, कब बताओ? आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में आप जितनी हवा अंदर ले सकते हो उसे क्या बोलते हैं बताओ? तो एक नॉर्मल आदमी कितनी ले सकता है जबरदस्ती? अब जबरदस्ती बता रहा हूं मैं, IRV जबरदस्ती कितनी ले सकता है एक नॉर्मल आदमी? 3300 ml। कितनी ले सकता है बताओ? समझ गए बात को, याद रखेंगे। 500 ml लेने के बाद भी कितनी ले सकता है जबरदस्ती?
3300 ml ले सकता है। 500 में तो ले रहा हूं, खींचो देखे। और जो जितनी ले पा रहा है, नहीं क्या आपने क्या नाप के थोड़ी ली अंदर, वो तो उससे नपेगा रेस्पिरेटरी मीटर से। तो बात समझ में आई। नॉर्मल तो 500 में ले सकते हो, जबरदस्ती और कितनी ले सकते हो बताओ। जबरदस्ती लिए तो क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, एक या आपके पास में देखो। अब बताओ इससे क्या मतलब है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बताओ ये क्या, इसको बताओ एक्सप्लेन करके मुझे। हाँ, बाहर 500 ml छोड़ने के बाद आप जबरदस्ती कितनी और छोड़ सकते हो। सब खेल दिमाग का। ए वॉल्यूम ऑफ एयर, ए वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल, एक्सेल का मतलब हाँ फोर्सफुली, जबरदस्ती, आफ्टर नॉर्मल, क्या लिखूंगा बताओ? नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितनी और बाहर निकाल सकते हो। इसका मतलब वो अंदर थी पहले से छुपी हुई है ना, कितनी निकाल सकते हो आप लोग? आपके पास नॉर्मल निकालने के बाद भी ये बची थी अंदर, तो आपने जबरदस्ती निकाल दी। 1000 ml आप जबरदस्ती निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है आपको जबरदस्ती निकालने के लिए जबरदस्ती लेना पड़े, नहीं। इधर देखो 500 ml निकालो, निकाल दी। अब कितनी का निकाल रहे हो ना, कितनी निकाल सकते हो? 1000 ml। कितनी निकाल सकते हो? 1000। जबरदस्ती निकालने वाली। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कल पूछूंगा एक एक को खड़ा करके, वहीं दरवाजे पे पूछूंगा, तभी अंदर आएगा वो। हाँ, चौथी बात, अब देखो रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम तुम जानते हो, बचा हुआ वॉल्यूम। ये रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है? इधर देखो, इधर देखो बच्चों। रेजिड्यूल वॉल्यूम का मतलब ये है कि जबरदस्ती आपने एयर बाहर निकाली, मतलब ईआरवी कर दिया, उसके बाद भी आपके लंग्स में कितनी बची हुई है। हाँ, ईआरवी कर देंगे। अरे बच्ची तो रहेगी, पूरी थोड़ी निकाल सकते हो। अगर पूरी निकाल दी तो पिचक जाएंगे लंग्स, तो जबकि पिचकना नहीं है, पिचक गए तो पत्ता कट गया। आई बात समझ में? जबरदस्ती एक्सपायरेशन करने के बाद, कहने का मतलब ईआरवी के बाद भी जो बची रहेगी, 500 ml तो एक निकाल दी, 1000 ml एक निकाल दी, फिर भी बची हुई है। उसके बाद भी अगर ये भी निकल गया तो लंग्स पिचक जाएंगे, लंग्स। इसलिए ये तो हमेशा रहेगी रहे। इसको आप बाहर कितना भी जबरदस्ती कर लो, कितना भी जबरदस्ती, ये तो जो है फिर आपको जो है कंप्रेसर से या वैक्यूम से निकालनी पड़ेगी। निकालने की जरूरत कहां आ रही है? मारना है क्या आदमी को? हाँ, तो रेसिड्यूल वॉल्यूम, ए वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, remain in lungs after forcefully expiration। फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी आपके लंग्स में जो बची हुई है वो क्या है बताओ? रेजिड्यूल वॉल्यूम। और ये रेजिड्यूल वॉल्यूम ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कितना होता है बताओ? 1200 ml। अब मुझे एक बार दिमाग लगा के बताओ, मैं चेक करता हूं तुम्हारे दिमाग को। आप बताएंगे, आप, मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूं, 500 ml अंदर ले रहा हूं, 500 ml बाहर छोड़ रहा हूं। बताओ, 500 ml अंदर ले रहा हूं, 500 ml बाहर छोड़ दिया। मैंने 500 ml बाहर छोड़ दिए, मान के चलिए। बताओ मेरी लंग्स में अभी भी कितनी हवा है? कितनी है बताओ? मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूं, मैंने 500 ml छोड़ दी बाहर, अभी भी कितनी हवा है मेरे अंदर? 22 ml है। इनमें तो दिमाग ही नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन 10 साल भी नहीं होगा अभी, तुम लिख लो मेरे हिसाब से। अगर इस तरीके से रहोगे तो तुम बहुत ही कम दिमाग लगाती हो पढ़ाई पे। बहुत एजुकेशन था, गुस्सा दिलवाते हो मुझे अंदर से बहुत जबरदस्त तरीके का। अरे 500 ml बाहर निकाल दोगे तो 2200 बचेगा अंदर, बचेगा नहीं बचेगा? एक सवाल में दरासाई कर देता हूं मैं तुम्हें, एक सवाल में पता लग जाता है तुम्हारे कितने पानी में हो, एक ही सवाल में।
बताओ क्या, हाँ बताओ मुझे तुम बताओ ना कैसे लिखोगे। यहाँ पे हर समस्या का समाधान खुद से ढूंढना पड़ेगा। तब मैं यहाँ दिमाग बढ़वाने का काम करता हूँ। मेरा एक ही यहाँ पर पर्पज है, आपका माइंड इतना ब्रॉड कर दूं कि आप दुनिया की हर किताब पढ़ सके। फिर तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं हो सकता, फिर आपको टीचर की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। बताओ कैसे लिखोगे, क्या है? बस आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो इंग्लिश में लिखूं, मैं हिंदी में लिखूं। जबरदस्ती निकालने के बाद ही बची हुई, अगर लैंग्वेज नहीं है तो कह दो फेफड़ों में बची हुई। अपनी भाषा में पढ़े, अपना दिमाग लगाएं बच्चों। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगा, देखिए बच्चों, लंग्स कैपेसिटी। अब आप मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताइए, इस बोतल की कितनी कैपेसिटी है, मैं कैसे जांच करूं? बताओ, मुझे बताओ। पहले इसमें पानी भरूं, फिर उस पानी को निकाल लूं, फिर जो लीटर वाला आता है उसमें चेक कर लूं, मुझे पता लग जाए इस बोतल की कैपेसिटी कितनी है। समझे नहीं समझे? मुझे लंग्स की कैपेसिटी पता करना है। लंग्स में हवा भरो, उस हवा को निकालो, नापो, हो गया लंग्स की कैपेसिटी। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम से पता चलेगा कैपेसिटी। किससे पता चलेगा? अरे लंग्स के वॉल्यूम से पता चलेगा। जिसको वॉल्यूम निकालना आ गया वो कैपेसिटी आराम से निकाल देगा। तो लंग्स की आपके पास में, ध्यान से समझिएगा बच्चों, 3 प्रकार की कैपेसिटी हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब यह है प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से सोए ना, कि हम कितनी हवा को अंदर ले सकते हैं। बताओ आप मैक्सिमम कितनी हवा अंदर ले सकते हो? मैक्सिमम कितनी हवा आप अंदर ले सकते हो? बताओ। शाबाश। जितनी हवा आप मैक्सिमम अंदर ले सकते हो क्या कहलाएगी? बताओ आपके पास में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी, यही करोगे ना? टीवी कितना है? 500 ml, आईआरवी कितना है? 3300 ml बराबर 3800। रटेंगे नहीं, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं रटेंगे, बस वही चीज है कि हाँ 500 तुम ले रहे थे, 3300 जबरदस्ती ले रहे थे ना, 3800 रटेंगे नहीं। दूसरे प्रकार की कैपेसिटी फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। अब मुझे बताएंगे फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी का मतलब यह है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी आपके लंग्स में कितनी एयर बची हुई है, मतलब काम होने के बाद भी। फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी का मतलब काम होने के बाद भी कितनी एयर आपके लंग्स में बची हुई है। तो ये हो गया कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी कितनी एयर आपके लंग्स में रहती है। बताओ, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी कितनी एयर लंग्स में है, उसे क्या बोलेंगे? बताओ कितनी एयर लंग्स में रहती है नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद भी? अरे 2200 रहती है ना। 1000 प्लस 1200, 2200 तो रहेगी। 1000 को जबरदस्ती निकाल सकते हैं, 1200 को निकाल नहीं सकते। तो आप अगर एफआरसी पूछे आप लोगों से तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? बताओ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम। ये फॉर्मूले रटने नहीं है, ये बस बनाने हैं खुद को। अगला आपके पास में वाइटल कैपेसिटी, तीसरा। अब मुझे एक बात बताओ, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? कितनी हवा को हम अंदर और बाहर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी हवा को हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं लंग्स में। मैक्सिमम जितनी हवा को मूवमेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? बताओ, वाइटल कैपेसिटी। बताओ कितनी हवा को मूवमेंट कर सकते हो आप लोग? एक तो 500 ml को अंदर बाहर कर सकते हो, 500 तो ये हो गई है ना।
मूवमेंट की बात कर रहा हूं। 500 तो ये हो गई, और आप और जबरदस्ती 1000 बाहर निकाल सकते हो, 1000 वो हो गई, और जबरदस्ती आप 3300 अंदर ले सकते हो। ये तो मूवमेंट हो सकता है ना। तो जितनी एयर का आप लंग्स में मूवमेंट कर सकते हो मैक्सिमम आप फोर्सफुली भी नॉर्मली भी मैक्सिमम आप जितनी एयर का मूवमेंट कर सकते हो लंग्स में, वो क्या कहलाती है बताओ? वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाती है बताओ? तो वाइटल कैपेसिटी आपके पास में आप मैक्सिमम जितनी हवा को मूवमेंट कर सकते हो, नॉर्मल भी और फोर्सफुली। तो कितनी हवा को मूवमेंट कर सकते हो? एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसको आप मूवमेंट कर सकते हो। एक किसको बताओ? आईआरवी को, और एक आप ईआरवी को। किसको बताओ? ईआरवी को। तो आपके पास 500 तो ये हो गया, और ये आईआरवी कितनी होता है बताओ? 3300। और ईआरवी कितना होता है? तो टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी हो गई होता है? 4800 ml। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। कितनी हो जाएगी? 4800। कितनी बुरी कंडीशन है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आया यार, वो तो मुझे समझा दो। तुम्हें तुम्हारा तो आपके पास टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब आप लंग्स में कितनी हवा भर सकते हो। आपको कोई फेफड़ा दे दिया खाली, ये ले दे दिया, आप उसमें कितनी हवा भर? बिल्कुल खाली है अभी, 500 तो एक भर सकते हो, जो तो जाती है। नॉर्मल आदमी में 1000-1200 तो होती है उसके अंदर, और 3300 और जबरदस्ती ले सकते हो ना। तो उस लंग की कैपेसिटी कितनी है? 6000 है। कितनी है? तो आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों बताओ? 6000। आए बात समझ में? कर लेंगे पीएफटी, तो ये आपके पास पीएफटी कंप्लीट होता है। उसके बाद आप क्या देखते हो बताओ? डायग्नोसिस में वेंटिलेशन। क्या देखते हो बताओ? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब समझते हो? अरे मूवमेंट, एयर मूवमेंट ही। यहां पर हम 1 मिनट का वेंटिलेशन देखते हैं। कितने मिनट का बच्चों बताओ? 1 मिनट का। तो यहां पर वेंटिलेशन से मतलब ये अमाउंट ऑफ एयर, हवा की वो मात्रा जो मूव इन अंदर आती है एंड मूव आउट बाहर जाती है फ्रॉम लंग्स। किसके बताओ? लंग्स से। हवा की वह मात्रा जो अंदर आती है और बाहर जाती है लंग्स से 1 मिनट में, इन 1 मिनट। 1 मिनट में हवा की वह मात्रा जो अंदर और बाहर जाती है क्या कहलाती है बताओ? वेंटिलेशन। अब बताओ 1 मिनट में कितनी हवा बाहर और अंदर आती है? आपको पता है, नॉर्मली 500 लेते हो ना आप लोग, बाकी तो सब अंदर भरी है। नॉर्मल की बात है, किसकी बताओ? नॉर्मल। लगा लो आगे नॉर्मल, जबरदस्ती का सौदा इसमें नहीं है ना। तो आप एक बार में कितने? 500। और नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना बताया गया है बताओ? बिल्कुल एवरेज। आपने कहा 16 से 20 तो वो होता ही है, लेकिन अगर एवरेज निकालो तो 12। एवरेज कितना निकाला गया? यहाँ पे 12 रखा गया है। तो एक बार में 500 और 1 मिनट में कितने रेस्पिरेशन होते? 12। तो आपके पास में वेंटिलेशन कितना होगा? 6000 ml। वही, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, ये अलग चीज है। आपको सब दोनों बराबर ही तो होते हैं, हो सकते हैं नंबर तो बराबर ही हो सकते हैं, दो लोगों के पास एक ही पैसे हो सकते हैं ना। दोनों चीजें अलग अलग है। वो तो क्या है बताओ? टोटल लंग कैपेसिटी है, ये क्या है? वेंटिलेशन है। क्या है बताओ? क्या है बताओ? हाँ, 6000 ml। कितना बताओ? अरे 1 मिनट में कितनी हवा? इधर देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नाक से ले रहे हो आप, एक बार में कितने ले रहे हो? 500। 1 मिनट में कितने बार लेते हो बताओ? 12 बार। 1 मिनट में कितनी बार लेते हो? 12 बार। तो आप कितनी एयर ले रहे हो टोटल यहां से लेके यहां तक बताओ? 6000 ml। 1 मिनट में कितनी ले रहे हो? अब मैं आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इधर देखो, ये जो आप 500 ml लेते हो बच्चों, ये कहां से? नाक से लेते हो ना। तो ये जा रही है नाक से, इधर उधर घूमती 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 कहां पर? एलुलाई में। कहां पर? क्या पूरे एलुलाई में क्या पूरी 500 ml पहुंचेगी? नहीं, इन जगह पे भी तो रहेगी। यहां से काट दो, अरे इन जगह पे भी तो भरी रहेगी। तो एलुलाई में कितनी पहुंचती है? 350 ml। कितनी पहुंचती है बताओ? ये ध्यान रखना। 150 ml कहां पर रहती है? ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में,
लैरिंग्स में और नाक में जमा रहती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आप 500 ml लेते हो उसका कितना एलुलाई को पहुंचता है, बताओ कितना पहुंचता है एलुलाई को ओनली 350 ml, कितना पहुंचता है। तो आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट में एलुलाई को कितनी एयर पहुंचेगी, बताओ 350 12 से गुणा कर दो, 12 36 4200 ml। 1 मिनट में एलुलाई को कितनी एयर पहुंचेगी बताओ, 4200 ml। कितनी पहुंचेगी, 150 ml कहां रह गए बताओ, 150 ml रास्ते में है, कहां है बताओ, जानते हो ना। और इस 150 ml रास्ते वाली को क्या बोलते हैं, इधर देखो, इसको बोलते हैं डेड स्पेस। से पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डेड स्पेस। ये काम नहीं आती, कहां से काम आएगी, वो एयर जो एलुलाई में जाएगी वही तो काम आएगी ना। ये 150 ml जो हवा, ये क्या कहलाती है बताओ, डेड स्पेस। क्या कहलाती है बताओ, अरे क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, डेड स्पेस। आ गई बात समझ में, समझे नहीं समझे। ये आपके पास में जो है वेंटिलेशन कंप्लीट। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, डायग्नोसिस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अगला आपके पास में लेकिन ये शाबाश के अलावा कोई भी पुराना नहीं है इसमें ना। अगला डायग्नोसिस, पल्स ऑक्सीमेट्री। ब्रोंकोस्कोपी भी देखा आप लोगों ने, पल्स ऑक्सीमेट्री देखा है किसी ने, अरे पूरी दुनिया ने देख लिए, तुमने नहीं देखे क्या। मैं तो कहीं जाके ही कुंड में कूद जाऊं, मुझे लगता है कभी। पूरी दुनिया ने देख लिया कोरोना के टाइम पे। बच्चा बच्चा जानता है पल्स ऑक्सीमीटर को, आज तो बूढ़ी औरतें भी जानती है कि वो उंगली में लगाने वाला, ऑक्सीजन नापने वाला। चलिए बताओ पल्स ऑक्सीमीटर से क्या नापते हो आप लोग। मेनली जो है किसकी सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन। और क्या आती है इसके अंदर, पल्स आती है। आई बात समझ में, यही चीज आती है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन। क्लियर है मन। तो मुझे बताइए बच्चों, ये सेचुरेशन से क्या मतलब है यहां पे, बताइए। तुम तो बता सकते हो, आप जानते हो कि नॉर्मल सेचुरेशन कितनी होती है, मुझे बताओ। 94 से ज्यादा हो वो नॉर्मल है। तो 95%, 96%, 98% जो आते हैं वो क्या है, इतने तुम पढ़े लिखे नहीं हो कि तुम्हारे इतना परसेंटेज आ जाए। फिर वो चीज क्या आती है उसके अंदर, वो सेचुरेशन जो आती है वो क्या है, वो तुम बता सकते हो, थोड़ा सही से बताओ। ये ऑक्सीजन को नहीं बताता, पहली बात तो तुम दो, ये सेचुरेशन, हाँ ये ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं है। वो जो 98%, 93%, 94% वो ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं है। बताओ, नहीं तुम थोड़ा सही बता रहे हो। ब्लड से सेचुरेशन से मतलब ये है कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ना कि कितना परसेंट ऑक्सीजन। ये नहीं है। आपकी हीमोग्लोबिन है, अगर किसी के 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 14 ग्राम का 14 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसकी सेचुरेशन कितनी आएगी बताओ, 100%। चलिए हो गया तुम्हारा काम। सेचुरेशन का मतलब कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा है। समझ गए बात को, समझे नहीं समझे। ये है जो आप उंगली पे लगा के वो 97% जो आता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन है उसका 97% किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ में। हाँ जब ऑक्सीजन कम था तभी तो कम जुड़ा। अरे पैसे बांट रहा हूं, पैसे ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 जितने बच्चे हो तुम है ना। अब मेरे पास 10 सिक्के हैं, आदमी है 20, तो 10 लोगों ने ले लिए, 10 क्या रह गए,
ऐसे रहेंगे ना, तो ऑक्सीजन जो जा रही है इतनी ऑक्सीजन है कि 90% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सके। 3% बेचारे क्या रह गए, कुंवारे रह गए। क्या रह गए, कुंवारे रह गए, कुंवारे रह गए ना, समझ गए। और नॉर्मल सैचुरेशन कितनी होती है बताओ, कितनी बताओ? हाँ मतलब 94 से ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे प्रोसीजर बताओ तुम कैसे करते हो। कभी भी आप लोग इधर देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बोलूंगा, बस आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, लिख सकते हो तो उससे भी अच्छी बात है। सबसे पहली चीज, जहां पर भी आप लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हो वहां की नेल पॉलिश हटाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एएनएम वालों के लिए कि पल्स ऑक्सीमीटर लगाने से पहले आप क्या ध्यान रखते हो। नेल पॉलिश रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे? हाँ। और कहां कहां लगा सकते हैं बताओ, कहां कहां लगा सकते हैं, कहां कहां लगा सकते हैं मुझे बताओ। सबसे मेन, सबसे ज्यादा कहां देखा, इंडेक्स फिंगर पे। लिख लो कहां कहां लगा सकते हैं, सबसे अच्छी जगह यही है। दूसरा, आप टो पे लगा सकते हो, जानते हो टो। तीसरी चीज, आप ईयर लोब पे लगा सकते हो, यहां पे। चौथी चीज, क्या लगा सकते हो। आई बात समझे? आज तक पता ही नहीं था कि यहां भी लगता है, यहां भी लगता है। अरे किसी की उंगलियां कटी हुई है तो फिर कैसे चेक करोगे, दिमाग तो लगाओ। दिमाग ही नहीं है, हाथ पैर दोनों कट गए फिर तो पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे नहीं उसके। क्या हाथ पैर दोनों कट गए फिर कहां लगाओगे? आई बात समझ में? अगर कान कटा हुआ तो उंगलियां है तो उंगली पे लगा देंगे। अब फिर कान भी कट गया, नाक भी कट गया, हाथ पैर भी कट गए, फिर आगे तो और ऑप्शन है बहुत सारे ना। डायरेक्ट जांच कर सकते हैं ऑक्सीजन की, डायरेक्ट ब्लड में प्रोब लगा दिया जाता है, आता है ना, कंटिन्यू जांच होती रहती है। फिर पल्स ऑक्सीमीटर आपके मॉनिटर में भी आता है ना, पल्स ऑक्सीमीटर वो जो आता है। अगला डायग्नोसिस बच्चों, चलते जाइए, थोरेसेंटेसिस। थोरेसेंटेसिस क्या है ये? थोरेसेंटेसिस, थोरेसेंटेसिस का मतलब है बच्चों, इधर देखिए ये क्या बना दिया मैंने बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लंग्स बना दिया। इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, इधर देखो भूत आने वाला है। इधर देखिए सामने देखो, नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ाना पड़ता है कभी कभी तुम्हें। इधर देखो ये लंग्स है, और लंग्स के बाहर की जो कवरिंग है क्या कहलाती है बताओ? प्लूरा। प्लूरा 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पता है नहीं है बताओ क्या क्या नाम इनका? इनके बीच में स्पेस बना होता है जिसमें क्या बना होता है बताओ? कौन सा फ्लूइड? बस हो गया थोरेसेंटेसिस आपका। इस प्लूरल स्पेस में आप डालेंगे निडिल। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? या आप सिरिंज डालेंगे और यहां से आप फ्लूइड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बताओ? आई बात समझ में? और ये भी 2 काम के लिए किया जाता है। एक तो आपके प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड जमा है उसको बाहर निकालने के लिए, दूसरा उस फ्लूइड की जांच करने के लिए भी। कभी कभी फ्लूइड निकाल के जांच के लिए भेजते हैं ना, बैक्टीरिया कौन सा है उसके अंदर। हाँ, अगर किसी के पसली में पानी भरा हुआ है केवल, तो निकाल दिया, सही हो गया। पानी भरा हुआ है, साथ में बुखार भी आ रहा है, तो पानी में क्या हो चुका है, तो पानी की जांच भी होगी। क्या जांच करेंगे उसके अंदर पानी की? पानी की क्या इलेक्ट्रोलाइट मिनरल चेक करेंगे क्या उसमें? पीना थोड़ी है। बैक्टीरिया वायरस कौन सा है, कल्चर करवाएंगे उसका। क्या कराएंगे बच्चों? तो थोरेसेंटेसिस का मतलब बताओ? प्लूरल, इधर सुनो, हिंदी में लिख लो, प्लूरल स्पेस में निडिल डालकर प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकालना। इंसर्शन ऑफ needle in pleural space for to remove fluid
पस ब्लड फ्रॉम प्लूरल स्पेस। पानी भी निकाल सकते हो वहां से, अगर ब्लड जमा है तो ब्लड भी निकाल सकते हो, पस जमा है तो पस भी। कौन सा प्रोसीजर कहलाएगा बताओ बच्चों? थोरेसेंटेसिस। अब मैं बोलूंगा, आप लिख सकते हो थोरेसेंटेसिस के बारे में कुछ क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं कि भैया आओ सबसे पहली चीज तो इसके लिए कौन सी निडल यूज करते हैं? 16 से 22 गेज की। सबसे पहली चीज तो 16 से 22 गेज की निडल यूज करते हैं आप लोग। दूसरी चीज कि सर साफ कहीं से करें, साफ करने के बाद ही डालोगे ना निडल, तो क्लीन किससे करोगे बताओ? बीटाडीन से। स्पिरिट से नहीं करते कभी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक बीटाडीन है। क्लियर है बच्चों? बीटाडीन से क्लीन करेंगे जहां पर भी निडल डालनी है। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो सर कहां पर डालू निडल? अभी मैं बताऊंगा, देखना भी अभी मैं बताऊंगा कहां निडल डालोगे आप लोग। तीसरी चीज, सर ये प्रोसीजर करते वक्त कैसी पोजीशन दो? बैठा दो, सिटिंग पोजीशन। लिखो पोजीशन। आई बात समझ में? सीधा रखें उसको, व्यक्ति को। कैसा बताओ? सीधा, सिटिंग, ऐसे एकदम सीधा। हाँ ऐसे बैठा हूं, मैं बैठा हूं ना, ऐसे बैठेगा तो इंटरकोस्टल स्पेस क्या हो जाएंगे? हाँ ऐसे बैठाए सीधा, जिससे कि इंटरकोस्टल स्पेस का खुल जाए। मरीज को खांसने, छींकने और बोलने के लिए मना करेंगे। अगर खांसा तो तुम्हारे क्या हो सकती है? इंटरकोस्टल स्पेस छोटे हो जाएंगे, निडल मुड़ सकती है। लिख दो। हाँ, न तो खांसना है, न छींकना है, न ही बोलना है, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो बताओ? थोरेसेंटेसिस कर रहे हो। ना ही लंबी सांस लेनी है। अगर लंबी सांस ले ली तो बाहर से हवा, वो छेद करा है ना आपने, वो छेद से हवा कहां चली जाएगी? प्लूरल स्पेस में चली जाएगी। देख, लिख लो। डीप ब्रीथिंग नहीं करनी है प्यारे बच्चों। अगर डीप ब्रीथिंग कर ली, सांस तो लंबी ले ली उसने, अब दोबारा लंबी सांस नहीं ले पाएगा, वो न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? न्यूमोथोरेक्स। प्लूरल कैविटी, सॉरी आपके थोरेसिस कैविटी में हवा भर जाना। क्या भर जाना बताओ? हवा भर जाना। अब बच्चों आप मुझसे पूछेंगे सर सुई कहां चुभाऊं? जल्दी बताओ, मुझे तो सुई चुभाने की जल्दी है। कहां चुभाऊं बताओ, कहां चुभाऊं? तो देखो साइट, ये डिपेंड करता है कि आप इधर देखो, आप प्लूरल स्पेस से हवा निकाल रहे हो या आप प्लूरल स्पेस से कोई फ्लूइड निकाल रहे हो। कभी कभी प्लूरल स्पेस में हवा भी भर जाती है ना न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंटों में। तो अगर हवा निकालनी हो तो बताओ हवा नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी? हवा ऊपर आएगी, ऊपर उठेगी या नीचे जाएगी? मुझे तो इतनी सी बात बताओ, मैं इसमें हवा भर रहा हूं तो हवा ऊपर उठती है या नीचे जाती? और फ्लूइड तो समझ गए होंगे कि फ्लूइड निकालने के लिए सुई कहां चुभाएंगे, जबकि हवा निकालने के लिए तो अब ऊपर भी कहां पे? ऊपर कहां? सिर में। तो ऊपर भी कहां पे? देखो साइट 7 से 8वें इंटरकोस्टल स्पेस में, 7 से 8वें इंटरकोस्टल स्पेस में फॉर रिमूवल फ्लूइड, फ्लूइड को निकालने के लिए। आगे पास में कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में? या तो 7वें में या 8वें में। और आपको अगर एयर निकालनी हो तो बताओ सेकंड या थर्ड? एयर के लिए सेकंड या थर्ड पे। क्लियर? एक बार में कितना फ्लूइड रिमूव कर सकते हो बताओ? पसले में पानी भर गया तो एक बार में कितना फ्लूइड निकाल सकते हो? 1000 ml बस, उससे ज्यादा मत निकालना, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा। इस प्रोसीजर का पूछा गया क्वेश्चन है, थोरेसेंटेसिस जो प्रोसीजर है उसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इस प्रोसीजर का? बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, हर एग्जाम के लिए, एएनएम, जीएनएम, पीएससी, एम्स, यूपीपीएससी, पीजीआई, रेलवे, ईएसआईसी, डीएसएसबी, सबके लिए कॉम्प्लिकेशन। इसका मेन कॉम्प्लिकेशन न्यूमोथोरेक्स है। क्या है बताओ?
और इसको रोकने के लिए क्या कहेंगे आप, और इसको लंबी लंबी सांसें ना ले। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा निमोथोरेक्स। उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मेन क्या है बताओ, निमोथोरेक्स। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सारे असेसमेंट एंड डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आएगा निमोनिया। निमोनिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अस्थमा। अस्थमा के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, देखते जाओ सीओपीडी। सीओपीडी के बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चलती जाएगी गाड़ी, उड़ती जाएगी धूल, जलेंगे दुश्मन, खिलेंगे फूल, है ना। आई बात समझ में। प्लूरल इफ्यूजन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ 1000 ml निकाल सकते हैं गोले के बार में, ज्यादा निकाल देंगे तो कोलेप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिछक जाएगा। चलिए कंप्लीट, कल डिसऑर्डर पढ़ेंगे।